हैदराबाद में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे शिरकत। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की नृशंस हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ से 3 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बैकअप प्लान में शामिल थे आरोपी। देश में नहीं थम रही कोरोना मामलों की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा केस आए सामने। 29 लोगों ने तोड़ा दम। और मुंबई में आज भारी बारिश की जताई गई आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं आप डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। हैदराबाद में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सम्मिलित होंगे तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित सभी शीर्ष नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी के दूसरे दिन समापन का भाषण देंगे, यानी कि कल। तो उसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसे दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे बड़े जुटान के तौर पर देखा जा रहा है। अब से 18 साल पहले यानी साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी बार हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। आपको बता दें 2 दिवसीय बैठक है। आज ये बैठक शुरू होगी और आपको बता दें कल जब इसका समापन होगा उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल रैली भी करेंगे, साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें दक्षिण भारत में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी साख को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में आपको बता दें तेलंगाना की अगर बात करें तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की वहां पर बैठक है, हैदराबाद में बैठक है। और ऐसे में हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उदयपुर का कन्हैयालाल का हत्याकांड में इस पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए ने इस मामले में नया खुलासा किया है। एनआईए की पूछताछ में सामने आया कि इस हत्याकांड में मोहम्मद गौस और रियाज के अलावा कुल 5 लोग शामिल थे। टेलर कन्हैयालाल की हत्या को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। वारदात के दौरान किसी गड़बड़ी से बचने के लिए एक बैकअप प्लान भी बनाया गया था जिसमें 3 लोग शामिल थे। हत्या को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने एक मीटिंग भी बुलाई थी। एक मीटिंग की और उसके बाद प्री प्लान मर्डर किया गया। कन्हैयालाल का हत्याकांड जांच कर रही एनआईए ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मोहम्मद गौस और रियाज के 2 साथियों मोहसिन और आसिफ को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। इन दोनों ने एनआईए की टीम को बताया है कि हत्या के बाद मोहम्मद गौस और रियाज को एक सेफ पैसेज देने के लिए बैकअप प्लान भी तैयार था। इस बैकअप प्लान में 3 लोग शामिल थे। प्लान के मुताबिक मोहसिन और उसका साथी आसिफ कन्हैयालाल की दुकान से थोड़ी दूरी पर खड़े थे, वहीं उनका एक अन्य साथी स्कूटी पर नजदीक ही मौजूद था। अब बात कर लेते हैं कोरोना रफ्तार की। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 17,092 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 29 मरीजों ने कोरोना से अपना दम तोड़ दिया है। वहीं 14,684 मरीजों की रिकवरी हुई है। रिपोर्ट की माने तो सक्रिय मामले 1,09,568 है। कल यानी 1 जुलाई को कोविड केसेस को 17,000 से ज्यादा के मामले दर्ज किए गए। आंकड़े कल की तुलना में 0.1% ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इन राज्यों में केरल सबसे पहले नंबर पर है क्योंकि यहां 3,904 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, जहां कोरोना के 3,249 मामले सामने आए। तीसरे नंबर पर आता है जो सबसे ज्यादा मामले में है अगर राज्य है तो है तमिलनाडु। और इसके बाद पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,385 नए मामले सामने आए। वहीं पश्चिम बंगाल में 1,739 और कर्नाटक में 1,773 नए मामले जो है नए मरीज जो कोरोना के वो सामने आए हैं। देश भर में आए कोरोना के मामलों में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 72.25% है। 22.84% केस सिर्फ केरल से ही सामने आए, यानी केरल अभी सबसे आगे चल रहा है कोरोना के मामलों में।
और मणिपुर के नोनी जिले में 29 जून को हुए भूस्खलन में अब तक 81 लोग लापता हैं, जबकि 18 टेरिटोरियल आर्मी जवानों के शवों का रेस्क्यू किया गया है। यहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव का काम जारी है। और इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ घटनास्थल का भी दौरा किया और बचाव अभियान की समीक्षा की है। ये तस्वीर देख सकते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंत्रियों के साथ घटनास्थल का जायजा लिया है। आपको बता दें, उन्होंने मरने वालों को 5-5 लाख, उनके जो परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनको 5-5 लाख देने की घोषणा की। साथ ही साथ जो घायल हैं उनको 50,000 राशि घोषणा का ऐलान किया। आपको बता दें 18 टेरिटोरियल आर्मी के शवों का रेस्क्यू किया गया है। अभी भी 55 लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। मिट्टी के कारण सभी शवों को निकालने में 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने मुंबई शहर और उसके उपनगरीय इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा आईएमडी ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में बीते 24 घंटे की अवधि के दौरान 179.13 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद शहर के पश्चिमी उपनगरों में 140.58 मिलीमीटर, जबकि पूर्वी उपनगरी में 109.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार रात शहर और उपनगरों के कई निचले इलाकों में जल जमाव की भी स्थिति बनी। आपको बता दी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं मुंबई के शहर की, मुंबई की ये सड़क की तस्वीर है, जहां पर मौसम विभाग ने ये आईएमडी का जो रिपोर्ट है वो भी सामने आया। आप देख सकते हैं भारी बारिश की आशंका है। ये बीते रात की भी तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई की। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है। लगातार देखिए मानसून की एंट्री अब मुंबई में भी हुई है और ऐसे में मुंबई में आज भी भारी बारिश की आईएमडी ने आशंका जताई है। आपको बता दें भारी बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में शुक्रवार को 1000 तिरंगा शाखा की शुरुआत की गई है। 6 महीने में आपकी तिरंगा यात्रा 10,000 शाखाएं खोलने का लक्ष्य है और इसमें हर जाति, हर धर्म का शाखा का प्रमुख और सदस्य बन सकता है। वृक्षारोपण, नदियों की साफ सफाई, रक्तदान, जीवन दान शिविर लगाया जाएगा। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और भेदभाव खत्म करने की शाखाओं में बात होगी। तिरंगा शाखा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के प्रस्ताव को भी पढ़ा गया है। तिरंगा शाखा में समाज में ये मैसेज दिया जाएगा कि तिरंगा निशान भारत की पहचान है। हमने राष्ट्रीयता की बात, भारत के संविधान की बात, देशभक्ति की बात, बाबा साहेब की बात अपने सामने राष्ट्र का तिरंगा रखकर, राष्ट्र के तिरंगे को फहराकर किया। हमने आरएसएस की शाखा की तरह ये नहीं किया कि तिरंगा नहीं फहराएंगे। आरएसएस भारत के झंडे तिरंगे से क्यों विरोध रखता है, इसको उसे स्पष्ट करना चाहिए। और अग्नि से सुरक्षा, अमूल्य जीवन रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 25 जिलों में 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण उन्होंने किया। इस मौके पर फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद्र के साथ तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में विधानसभा के सामने किया गया। फायर विभाग को और मजबूत करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें तमाम हाईटेक उपकरण लगाए गए, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने कहा है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस फायर टेंडर की स्थापना के लिए हर वर्ग बधाई के पात्र है। और अलीगढ़ में राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल के हत्याकांड का मामला भी शांत भी नहीं हुआ है कि अलीगढ़ में हिंदुवादी नेता को मोबाइल फोन पर कॉल कर जान से मारने की धमकी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रुद्र पंडित को फोन पर मिल रही जान से मारने की धमकी के बाद थाना सासुनी गेट में फोन पर जान से मारने की देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। रुद्र पंडित ने बताया है कि मोबाइल पर कुछ नंबरों से लगातार धमकियां मिल रही हैं और हाथ पैर और जीभ काटने तक की धमकी दी जा रही है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने पिछले 1 महीने से मुझे लगातार कॉलें आ रही थी अनजान नंबरों से। जब से मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं बोला शायद सामाजिक तत्व के लोग होंगे, कोई बात नहीं। जब मैंने देखा कि उदयपुर वाली घटना को, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पुलिस की संज्ञान में डालना चाहिए। हो सकता है मैं भी अकेला जाता हूँ, कभी मेरे साथ भी ये घटना न घट जाए।
और एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। जमीन पट्टा के नाम पर 50,000 रुपए मांगे थे लेखपाल ने। बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़ित ने रिश्वत लेते वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, बहराइच जिले के सिटकहना जोत केशव गांव में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लेखपाल ने जमीन पट्टा के नाम पर पीड़ित से 50,000 रुपए की मांग की और कहा कि अगर रुपए नहीं दिए तो आवासीय पट्टा का जमीन भूल जाओ। जिसके बाद लेखपाल को बेनकाब करने के लिए 10,000 रुपए देकर उसका वीडियो बनाकर सबूत के तौर पर उसे वायरल कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि एक और जहां प्रदेश की सरकार रिश्वतखोर अधिकारियों पर गाज गिरा रही है, तो वहीं ऐसे कई जिले हैं जहां के अधिकारी आज भी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आए। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ बहराइच से संवाददाता रामध्यान कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जानना चाहेंगे रामध्यान कुशवाहा जी कि जिस तरीके से वहां पर मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें अपडेट है? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जैसे जो किसान है अपनी पैमाइश के लिए जब अखबारी दायर करते हैं, तो उस समय दायर करने के बाद से इन लोगों को दौड़ाया जाता है। जब पैसे तय हो जाते हैं उसके बाद से अधिकारी जो है कानून गो लेखपाल क्षेत्रों में जाते हैं पैमाइश करने के लिए। इससे पहले भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डीएसजी करके दफ्तारों को निलंबित किया था। ऐसे एक मामला यहाँ था बहराइच का, तो जहाँ उन पैसे की बात आई तो वहाँ ने जब वो पैसे लेने का काम है फिर भी उनको पैसे किसी तरीके से देकर उनका वीडियो वायरल किया गया है। हालांकि इसके बाद कार्रवाई क्या कुछ की गई है इस मामले में? कार्रवाई सर इसमें जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान ले लिया, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरडी कुशवाहा इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो जो वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं पैसे लेते हुए पीड़ित ने वीडियो भी बना लिया, उसके बाद उसे वायरल कर दिया। लेखपाल एक सुबराती हैं जिसके पास बंदूक, 200 बीघा खेत 1999 में जबरे ने 500 रुपये लेकर बना दिया था। वो सब पट्टा निरस्त हो गया। उसी के आधार पर 1922 में 2022 में उसने जो है 50,000 रुपये देकर लेखपाल से साठगांठ करके नया पट्टा जालसाज करके बनवा लिया। अमरोहा थाना सैद नंगली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मोटरसाइकिल लूट की घटना को महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने लूट की मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें, थानाध्यक्ष अरिहंत कुमार सिद्धार्थ की लगातार कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा है। कटिहार में राजवंशी कल्याण परिषद के लोगों ने राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम से मिलकर उन लोगों की जाति अति पिछड़ी जाति के बजाय उन्हें आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग से जुड़ा हुआ एक पत्र सौंपा। राज्यसभा के सांसद अहमद अशफाक करीम ने कहा कि बिहार के इस इलाके में राजवंशी समुदाय के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। इन लोगों का रहन सहन, जीवन शैली देश के मूल निवासी आदिवासी वर्ग जैसा ही है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि राजवंशी कल्याण परिषद की मांग को वह राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा में भी इन लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। राजवंशी कल्याण परिषद, असल ये है कि ये जो लोग हैं ये सही माने में आदिवासी हैं। रूपरेखा से, इनकी बातचीत से, इनके रहन सहन से सबसे पर लगता है कि ये लोग आदिवासी हैं, लेकिन सरकार ने इनको अति पिछड़ा में डाला है। मुंगेर में जिला राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठों और प्रखंडों में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव ने सभी प्रकोष्ठों और प्रखंड के अध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी ने अपने अपने प्रखंडों के सदस्यता अभियान के बारे में अवगत कराया। आपको बता दें, पूरे जिले में 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है और अब तक 75,350 सदस्य बना लिए गए हैं। पटना के छात्रावास में हुए विवाद को लेकर देर रात दर्जनों राउंड हुई हवाई फायरिंग की गई है और एक के बाद एक चल रही गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग डर गए। वहीं सड़क से गुजर रहे लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पीरबहोर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। साथ ही गोली चलाने वाले युवकों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। दरअसल गुरुवार को पटना के मुसल्लमपुर इलाके के एक चर्चित छात्रावास के रहने वाले 2 छात्रों के बीच गाने की तेज आवाज की धुन को लेकर तू-तू मैं हुई और इस दौरान दोनों छात्रों के पक्ष वाले गुटों ने ताबड़तोड़ एक दूसरे के खिलाफ हवाई फायरिंग कर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ पटना से संवाददाता निषेध ठाकुर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निषेध, इस पूरे मामले में अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देर रात ये पूरा मामला हुआ। देर रात ये पूरा हादसा का है तो हुआ है। कई राउंड फायरिंग की गई है और
और जब फायरिंग हुई तो पूरे इलाके के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से दहशत में हो गए थे और कहीं ना कहीं भागदौड़ जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी। और जब फायरिंग हुई कई राउंड, उसके बाद जब प्रशासन को जानकारी मिली तो प्रशासन वहां पर पहुंची तो जो छात्र थे वो वहां से फरार हो गए थे। दोनों छात्र वहां पे नहीं मिले। जो जानकारी मिली है, जो जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों ने दी है, उसके मुताबिक ये जो लड़ाई हुई है ये गाना बजाने को लेकर के हुआ है। जो हॉस्टल था वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्टल था और वहीं पे ये गाना बजाने को लेकर के आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद आगे बढ़ गया और पिस्टल निकाल के फायरिंग कर दी। कई राउंड गोलियां चली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जो दोनों छात्र हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उससे पूरी तरीके से लगी हुई है और FIR जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दर्ज कर लिया गया है दोनों के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निश्चित इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। नालंदा जिले की 2 अलग-अलग जगहों पर वज्रपात गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पहली घटना नालंदा थाना क्षेत्र के भटबीघा गांव की है, जहां घर पर वज्रपात गिरने से विवेक कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के मजीदपुर गांव की है, जहां मवेशी चराने के दौरान वज्रपात गिरने से बालक किशोर कुमार की मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेजा। बगा पुलिस के धक्का मुक्की मार वाहन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें पुलिस वाले धक्का लगाते दिख रहे हैं। इस गाड़ी से पुलिस अधिकारी और जवान क्षेत्र में गश्ती करने के लिए निकले और इसी दौरान बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी बंद हो गई। नज़ारा बगा के नौरंगिया थाना का है और इस तस्वीर ने एक बार फिर बिहार सरकार की पोल खोल दी है। अगर किसी क्रिमिनल के पीछा करते हुए गाड़ी बंद हो जाए तो सोचिए फिर क्या होगा। भागलपुर में अपराधियों ने बाइक सवार युवक पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिससे कासिमपुर गांव निवासी विजय दास के 17 वर्षीय पुत्र जादू कुमार दास गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों को सूचना मिलने के बाद आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर नाथ बाबा स्थान के पास बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रोहतास जिला अंतर्गत शिवसागर प्रखंड के पताड़ी पंचायत के किरेडीही गांव में बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण का काम लगभग पूरा होने के कगार पर है और इस काम में लगे जेसीबी मशीन और अन्य आधुनिक मशीन के इस्तेमाल की वजह से सड़क की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बारिश के पानी की वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार अब तक यहां दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और इसका जायजा लिया है संवाददाता अमित ने। चलिए, खबरों का सफर मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।